समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये है एरिया वेक्टर, है ना। करंट का फ्लो इधर होगा आई, इधर करंट फ्लो करेगा आई, कोई दिक्कत, ठीक है। मतलब जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उधर करंट फ्लो करता है। हमने बताया था, इसका नाम दिया था आइडियल करंट, याद है ना, है? तो करंट फ्लो करेगा इधर, है ना, करंट फ्लो करेगा इधर। और आराम से समझना, यहाँ पे करंट डेंसिटी जे इक्वल टू होता है, आराम से समझिएगा, आई अपॉन ए वेक्टर। इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब क्या होता है, ए एरिया से करंट अगर लिंक हो रहा है आई, तो एक यूनिट एरिया से करंट लिंक कितना होगा, आई अपॉन कितना, ए, ये कहलाती है जे, कोई दिक्कत, सॉरी जे वेक्टर कहलाती है, ठीक है। तो करंट डेंसिटी किसे कहते हैं, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग पर यूनिट नॉर्मल एरिया, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग पर यूनिट नॉर्मल एरिया। तो एक टर्म आया नॉर्मल, मतलब समझ रहे हो ना, इसको बोलेंगे अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग पर यूनिट नॉर्मल एरिया, यानी एक यूनिट नॉर्मल एरिया से जितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उसको क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी कहते हैं। एक यूनिट एरिया से, सॉरी, एक यूनिट एरिया से जितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा उसको क्या बोलेंगे, करंट डेंसिटी। तो यहाँ पर एक यूनिट नॉर्मल एरिया वर्ड आया है, 1 यूनिट नॉर्मल एरिया वर्ड आया है। इसका मतलब क्या होगा कि जब करंट फ्लो करे, जैसे मान लो ये करंट तुम्हारा ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ये करंट हमेशा नॉर्मल एरिया से होना चाहिए। कैसे एरिया से होना चाहिए, नॉर्मल एरिया से। और नॉर्मल एरिया का मतलब क्या, परपेंडिकुलर एरिया से। कैसा से, परपेंडिकुलर एरिया से। अब ध्यान देना, यहाँ जो एरिया है, यहाँ का जो एरिया है, ये देखोगे, ठीक है, एरिया यहाँ पर और करंट यहाँ पे, करंट वास्तव में ना परपेंडिकुलर हो रहा है एरिया पे। यहाँ पे अगर गौर देखोगे तो ये जो करंट की डायरेक्शन है, ठीक है, या जो करंट जो है ना, इस एरिया पे परपेंडिकुलर है। बट अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ तुम्हारा एरिया पे परपेंडिकुलर होने के लिए करंट को इधर जाना चाहिए था, नहीं जी। मतलब यहाँ पर एरिया वेक्टर इधर है और करंट इधर चल रहा है, यानी वास्तव में करंट जो है ना एरिया पे परपेंडिकुलर है नहीं, समझ रहे हो ना। तो करंट डेंसिटी डिफाइन कैसे होता है, हम अभी बताएं। करंट डेंसिटी डिफाइन होता है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू पर यूनिट नॉर्मल एरिया। मतलब करंट लिंक हो नॉर्मल एरिया से, किससे लिंक हो, नॉर्मल एरिया से। मतलब ये एरिया अभी नॉर्मल एरिया नहीं है, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा बन रहा है। तो हम क्या करते हैं ना, इस एरिया का, ठीक है, थोड़ा इस पर गौर करना, इस एरिया का कंपोनेंट इधर निकालेंगे, ये होगा ए कॉस ऑफ थीटा। अब समझना, इस एरिया का, ये जो एरिया है, यहाँ का एरिया कुछ अलग होगा, ध्यान देना, यहाँ का एरिया कुछ अलग होगा, ये बड़ा एरिया होगा, ये क्या होगा, छोटा एरिया। देखने से लगता है, अगर खीरे को तुम काटोगे, खीरा है तुम्हारे पास, काटोगे मतलब बिल्कुल तो सर्कल बनेगा ना, तो सबसे छोटा होगा। लेकिन स्लाइस काटोगे तो स्लाइस की साइज अलग अलग हो जाती है। तो क्या दोनों एरिया बराबर होता है, नहीं। तो कुछ वैसा ही है, इस एरिया से करंट जो पास करेगा, यहाँ का एरिया अलग होगा और यहाँ का एरिया क्या होगा, अलग होगा। तो जो एरिया यहाँ पे बन रहा है ना, ये एरिया वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर या ये जो एरिया है, इस एरिया से क्या होता है, बड़ा होता है, समझ रहे हो। तो इसका जो कंपोनेंट लोगे ए कॉस ऑफ थीटा, अगर ये करंट के डायरेक्शन में ए कॉस ऑफ थीटा, इसका मतलब ये होता है ना कि आप टोटल एरिया का एक प्रोजेक्शन ले रहे हो, कुछ ऐसा ऐसा। जो ए कॉस ऑफ थीटा आएगा ना, ये तुम्हारा इस एरिया का वैल्यू होगा, ए कॉस ऑफ थीटा जो होगा ना, इस एरिया का वैल्यू होगा। मतलब आप जो ए कॉस ऑफ थीटा लिखे हो ना, मतलब एरिया का एक नॉर्मल कंपोनेंट का वैल्यू होगा ए कॉस ऑफ थीटा, इसको प्रोजेक्शन बोलते हैं। और ये वाला किसके बराबर होगा, इसके वाला। मतलब यहाँ का एरिया का मान लो A1 है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, समझ रहे हो। अब देखोगे जो यहाँ एरिया है ना, ये जो एरिया है, इसका कंपोनेंट तुमने लिया है ए कॉस ऑफ क्या लिया है, थीटा, ठीक है। ये जो आएगा, ये तुम्हारा यही प्रोजेक्शन वाला एरिया आएगा। अब इस एरिया से करंट हो रहा है, परपेंडिकुलर पास कर रहा है, आप देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ रहे हो। तो करंट डेंसिटी जो होती है ना, हमेशा कहा जाता है जे इक्वल टू होता है आई अपॉन ए कॉस ऑफ क्या जी, थीटा। ओरिजिनल फार्मूला ही होता है। ए कॉस ऑफ थीटा वास्तव में क्या होगा, ये नॉर्मल एरिया कहलाएगा, 1 यूनिट नॉर्मल एरिया कहलाएगा, समझ रहे हो है। अब देखो, अगर थीटा की वैल्यू तुम 0 कर दोगे, मान ले ये अभी तत्काल में क्या था, ये थीटा था, ये थीटा था, थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो एरिया कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे, मतलब ये वाला हो जाएगा, समझ रहे हो, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है।
इसका मतलब क्या कि करंट डेंसिटी की वैल्यू बदलती रहेगी जब जब थीटा होगा बदलेगा तब। तो करंट डेंसिटी J इक्वल टू, ठीक है, J इक्वल टू आपने देखा I अपॉन A कॉस ऑफ थीटा हुआ। और बताओ J की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, J की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी बताया जाए, थीटा पर डिपेंड करेगा। तो कॉस कितना डिग्री पे होगा, 0 डिग्री पे। J की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब थीटा की वैल्यू कितना डिग्री हो जाए, 0 डिग्री। अच्छा ये है I, ये है तुम्हारा A, ये है I, ये है तुम्हारा A को होना चाहिए क्या, कॉस को होना चाहिए 0 डिग्री। तो A किधर शिफ्ट होगा, इधर। जब ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये वाला एरिया आएगा, किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, समझ रहे हो। तो इस समय में J की फार्मूला क्या आ जाएगी, I अपॉन कितना A कॉस कितना डिग्री, 0 डिग्री, यानी J बराबर क्या आ जाएगा, समझ रहे हो ना, I अपॉन कितना A, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो I अपॉन A इसी के बराबर आ रहा है। तो शुरुआत में हमने पढ़ा था कि करंट डेंसिटी J बराबर होता है I अपॉन A, हमने पढ़ाया था। लेकिन उस समय थोड़ा सा दिक्कत ये थी कि आपको ये नहीं पता था कि एरिया कौन सा एरिया होता है। डेफिनेशन कहता है ना कि हर एक करंट के वजह से करंट डेंसिटी नहीं होती है, वही एरिया से करंट डेंसिटी होती है जो एरिया नॉर्मल हो, किस पे ऊपर, करंट के ऊपर, ठीक है। मतलब नॉर्मल एरिया से जितना इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा, ठीक है, वही करंट बनाएगा या करंट डेंसिटी बनाएगा। समझ में आई बात, ठीक है, कि अभी भी कोई समस्या है? तो हम 2-3 केस से समझ सकते हैं एक बार फिर से। हमको बच्चा हो, क्लास 10th का ये टॉपिक वास्तव में है नहीं, ठीक है, क्लास 10th का नहीं है, क्लास 12th में ही पढ़ाया जाता है, लेकिन हम थोड़ा सा इस पर छेड़ दिए हैं तो इसको ख़त्म ही करेंगे, ढंग से करेंगे, ठीक है। अब हमको बताना बार बार, ठीक है, एग्जाम्पल से बताना, ठीक है, छापने छपाने वाली बात बाद में हो जाएगी, आप एग्जाम्पल से बताया करो। जैसे मान लो यहाँ पर है, यहाँ पे समझना, ये है वायर, इंक होगा, जैसे ये है वायर, ठीक है, यहाँ पर देखो, ये जो है ना, ये करंट फ्लो करेगा इधर, है ना, I, समझ रहा है। एरिया वेक्टर इस पे परपेंडिकुलर होगा तो किधर होगा, A होगा। तो यहाँ करंट डेंसिटी J बराबर क्या लिखोगे, I अपॉन कितना A, सिंपली, कोई दिक्कत। लेकिन मान लो यही वायर है, समझिएगा, यही वायर है, इस वायर को हम कुछ ऐसे स्लाइस से काट दिए है, ऐसे काट दिए है, और कहेगा कि तुम, ये एरिया है, करंट यहाँ पे कैसे फ्लो करेगा, I, ये आगे बढ़ा हुआ है, समझ लो, ठीक है। हम कह रहे हैं ना, तुम बीच में कहीं इस एरिया से निकालो, तो ये एरिया का, ये जो एरिया होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, समझ रहे हो। हम मिटा ही देते हैं इसको, ऐसा समझो, कोई दिक्कत। इस केस में इन दोनों के बीच में एंगल बनेगा कितना, थीटा। तो नॉर्मल एरिया की वैल्यू कितना आएगी, A कॉस ऑफ थीटा। और वो कौन सा एरिया होगा, ऐसा एरिया जो I पे परपेंडिकुलर हो। ये कुछ ऐसा एरिया बनेगा। मतलब ये वास्तव में आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि इस एरिया का जो कंपोनेंट निकालोगे A कॉस ऑफ थीटा, उसकी वैल्यू ये होगी, ये वाला होगी, ऐसा वाला होगी, ठीक है ना। तो A कॉस ऑफ थीटा से जो करंट I लिंक करेगा, ठीक है। तो 1 यूनिट एरिया से कितना लिंक करेगा, I अपॉन कितना A कॉस ऑफ थीटा। तो ये कहलाएगी करंट डेंसिटी, क्या J, यानी यहाँ पर J की वैल्यू क्या हो जाएगी, I अपॉन कितना A कॉस ऑफ थीटा, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर करंट डेंसिटी घट जाएगी कि बढ़ जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि कॉस ऑफ थीटा होगा, मैक्सिमम ये होगा, ये कम होगा, ठीक है, समझ रहे हो। अच्छा, जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा, जैसे मान लो हम कुछ ऐसा काट लेते हैं, समझना, आराम से समझना, इसको ज़्यादा टेंशन ले करके मत समझना। यहाँ पर एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी, और बढ़ गई, यानी यहाँ पर जो एरिया वेक्टर होगा और नीचे होगा, करंट इधर और होगा I, ये थीटा की वैल्यू पहले से θ1 ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर करंट डेंसिटी, ध्यान देना, यहाँ पर एरिया वेक्टर कौन होगा, A। अच्छा, इसका A का कंपोनेंट जो निकालोगे कितना मिलेगा, A कॉस ऑफ थीटा, कुछ ऐसा मिलेगा। A का कंपोनेंट मिलेगा, वो क्या होगा, A कॉस ऑफ थीटा, इसी को प्रोजेक्शन कहते हैं। A कॉस ऑफ क्या मिलेगा, थीटा। तो J बराबर यहाँ पर क्या लिखेंगे, I अपॉन कितना A कॉस ऑफ थीटा, है ना। अगर यहाँ पर ये मान लेते हैं कि छोटा होगा, ये बड़ा होगा, तो यहाँ करंट डेंसिटी और भी कम जाएगी। समझ रहे हो, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। तो इसी हिसाब से कब करंट डेंसिटी की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, J की वैल्यू मिनिमम कब हो जाएगी, I अपॉन A कॉस कितना डिग्री पे, 90 डिग्री पे। समझ रहे हो, मतलब कहने का मतलब क्या होगा कि वायर है ऐसे ये वायर है तुम्हारा कुछ ऐसे कटा हुआ, मतलब परपेंडिकुलर हो जाए, ये एरिया वेक्टर और करंट के बीच का जो एंगल होगा कितना डिग्री हो जाएगा,
90 डिग्री, तो करंट डेंसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। समझ रहे हो, पक्की बात, समझा कि नहीं समझा। तो करंट डेंसिटी का फार्मूला क्या हो गया, अब आप बेसिकली समझ सकते हो कि करंट डेंसिटी J इक्वल टू हो जाता है I अपॉन कितना, वेक्टर A कॉस ऑफ क्या जी, थीटा। बताओ थीटा क्या है जी, एंगल बिटवीन किसके किसके, एरिया वेक्टर एंड आई के, आई नहीं बेसिकली डीएल लेंथ कहा जाता है, डीएल लेंथ होता है, लेकिन तत्काल में तुम लोग क्लास 10th हो तो इतना संभाल सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, जे की वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी, जे की वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी, आई बाई ए कॉस कितना डिग्री पे, 0 डिग्री पे, यानी थीटा की वैल्यू 0, तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्स हो जाएगी, कोई दिक्कत। अच्छा, जे की वैल्यू मीन कब होगी, ठीक है, जब थीटा की वैल्यू कितना डिग्री हो जाएगी, 90 डिग्री, तो यानी कि आई अपॉन ए कॉस कितना डिग्री पे, 90 डिग्री पे, तो यहाँ पर जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और यहाँ पर जे मैक्स की वैल्यू क्या होगी, जे मैक्स की वैल्यू क्या होगी, आई अपॉन कितना ए। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, ठीक है। अच्छा, तो करंट डेंसिटी को डिफाइन कैसे करोगे, थोड़ा डेफिनेशन अगर डाल दे, यहाँ दिख रहा है क्या, लिख सकते हैं, इधर हिलाओ मत, रहने दो ना, खाली देख कर बताओ, ठीक है, कोई दिक्कत, झुक गया क्या थोड़ा स्टैंड नहीं ना। तो करंट डेंसिटी किसे कहेंगे, लिख सकते हैं ना, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक current passes through per unit area, नॉर्मल एरिया ऑफ क्या जी, नॉर्मल एरिया ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, स्ट्रेंथ इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, नहीं करंट डेंसिटी कहलाएगा, कोई दिक्कत। फॉर्मुलेट कर लेंगे, करंट डेंसिटी J इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई अपॉन क्या जी, ए कॉस ऑफ थीटा, है ना, समझ रहे हो। अच्छा, करंट डेंसिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, करंट डेंसिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर, समझ रहे, पहली बात कि करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, एक चीज़ और समझ, करंट डेंसिटी J बराबर आई अपॉन ए होता है और J है वेक्टर, तो ये किसकी प्रॉपर्टी गेन करेगा, एरिया का, मतलब एरिया वेक्टर जिधर पॉइंट करेगा उधर करंट डेंसिटी की वैल्यू होगी, समझ रहे हो, जिधर करंट डेंसिटी, बसंती मेरे बेटे, सॉरी बेटी, अच्छा, करंट डेंसिटी की डायरेक्शन वही हो जाएगी जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा, ठीक है। अरे देखिए, ई स्केलर है, ई वेक्टर है, कहते कि ई वेक्टर है, मैया स्केलर है, बप्पा है वेक्टर, बेटवा होते वेक्टर, तो बेटवा के डायरेक्शन केकर वाला होते, बापे वाला होते ना, मैया भी तो है ही ना, ले समझे थे, बुझली। अच्छा चल, बढ़िया। अच्छा, अब बता दे बेटा सिताबी यहाँ पर कि करंट डेंसिटी का यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट क्या होगा, बता, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर या फिर कूलम्ब मीटर इनवर्स के मीटर के पावर -2, तो ये तुम्हारा सॉरी भाई, कौन बोला था कूलम्ब, लंबू बेटा बचा हुआ है मेरे पास, चलिए ध्यान दीजिएगा, करंट है ना, तो करंट को क्या बोलोगे, एम्पियर ना, क्या बोलोगे, एम्पियर, और एरिया है तो क्या होगा, मीटर स्क्वायर, तो आप एम्पियर मीटर स्क्वायर बोलो या फिर एम्पियर मीटर का पावर कितना बोलोगे, -2 बोलोगे ना, तो बेटा मिस्टेक हमको भी मत करवाया करो। अच्छा, तू तो बोलोगी ही, तुम बोलती बहुत ज़्यादा हो। चलिए, कोई दिक्कत, करंट डेंसिटी सबको समझ में आया है, छाप लीजिए इसको एकदम, तब फिगर ना छपे, मैं तो फिगर में